सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वे लोग आइसक्रीम घर पे ही बनाते थे और 1 रुपए में आइसक्रीम बेचा करते थे। आइसक्रीम की कीमत कम होने के कारण उनकी आइसक्रीम बहुत बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। एक बच्चा ग्राहक उनकी दुकान पर आके कहता है, पीलू आंटी ये लो 2 रुपए, मुझे 2 आइसक्रीम देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ पर हरिया काका पहुँचता है। वो कहता है, पीलू बेटा मुझे 10 आइसक्रीम देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की, और हाँ एकदम ठंडी ठंडी देना। पीलू कहती है, हाँ हाँ हरिया काका, सभी आइसक्रीम एकदम ठंडी हैं। फिर पीलू 10 रुपए की 10 आइसक्रीम हरिया काका को देती है। इस तरह पीलू चिड़िया कम पैसे में ज्यादा आइसक्रीम बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। पीलू चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवा भी आइसक्रीम बेचा करता था। कालू बहुत महंगी आइसक्रीम बेचता था। इस वजह से जंगल के पक्षी उसकी दुकान में जाने से कतराते थे। बबलू और पीलू की दुकान पर भीड़ लगी देखकर कालू कौवा बहुत चलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर बबलू और पीलू की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है और हमारी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं है। जब से इन लोगों ने 1 रुपए की आइसक्रीम बेचनी शुरू की है, हम लोगों का धंधा तो एकदम चौपट ही हो गया है। कुछ समझ नहीं आता है कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। सुंदरी कहती है, तुम क्यों बेकार में चिंता करके अपना खून जला रहे हो? मेरी मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी हमें आइसक्रीम बनाना कहाँ आता है? सुंदरी कहती है, अरे जी तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आए ना, हम 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। इतनी सस्ती आइसक्रीम बेचेंगे तो जंगल के सारे पक्षी हमारी दुकान में आएंगे। अगले दिन कालू कौवा शहर में जाकर केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा लेकर आता है और दूसरे दिन से वो अपनी दुकान में उसे बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई सारे फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उसकी आवाज सुनकर बबली चिड़िया वहाँ पहुँचती है और कहती है, अरे कालू अंकल, क्या आप भी आज से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? कालू कहता है, हाँ बबली, मैं भी अब से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचने लगा हूँ और मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? बबली कहती है, अंकल जी मुझे मैंगो फ्लेवर्स की 2 आइसक्रीम देना। कालू कौवा बबली को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम खाकर बबली कहती है, वाह अंकल, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है, मैं अपने और दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होने के कारण कालू कौवे की दुकान चलने लगती है। अब पीलू चिड़िया के सारे ग्राहक कालू के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। ये देखकर बबलू बहुत दुखी हो जाता है और उसे पीलू समझाती है, तुम चिंता क्यों करते हो, हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल की है, देखना एक न एक दिन सारे पक्षी हमारे ही दुकान में वापस आ जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे पक्षी उसकी दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। हरिया कहता है, अरे तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ने लगे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पीलू चिड़िया की आइसक्रीम हम खाते थे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हम तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में करेंगे। ये सुनकर कालू डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी कंप्लेन पुलिस में मत करना, मैं अब से आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था, मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल्स मिले हैं जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कालू कौवा केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है और पीलू और बबलू की दुकान फिर से चल निकलती है। सारे पक्षी उन्हीं के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी अब अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान की बिक्री अब और बढ़ जाती है। फिर बबलू कबूतर और पीलू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं।
बहुत समय पहले नंदन वन में पीलू और लवली नाम की दो बहनें रहा करती थी। समय बीतने पर दोनों बहनें बड़ी हो गई और लवली की शादी एक अमीर पक्षी से होती है और पीलू की शादी एक गरीब पक्षी से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद लवली अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए आती है। पीलू उसको देखकर खुश हो जाती है। आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुम बताती तो मैं बबलू को लेने के लिए भेज देती। पीलू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पीलू कहती है, दीदी मेरे यहाँ एसी नहीं है और पंखा भी अभी नहीं चल रहा है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है। मैं आपको हाथ से ही हवा कर देती हूँ। पीलू, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है। तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और एसी अपने घर में लगवा ले। पीलू कहती है, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। लवली कहती है, पीलू मैं तो सोची थी कि मैं तेरे घर 4 दिन रुकूंगी, लेकिन अब लगता है मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। पीलू कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। पीलू उसे खाना खिलाने के लिए किचन में लेके जाती है। चलो दीदी अब खाना खा लो। लवली किचन में देखती है कि उसे जमीन में खाना परोसा गया है तो वो कहती है, पीलू तुझे पता तो है मैं डाइनिंग टेबल में ही खाना खाती हूँ, मैं जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाती। मेरे घर बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, तू मेरे कभी घर आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खा कर देखना कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल में खाना खाने का। पीलू, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती, तू कहे तो तेरे जीजा जी से बबलू जी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं मैं। वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटियां ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। पीलू की बात सुनकर लवली हैरान हो जाती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कहती है, पीलू मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी सोचना क्योंकि मैं तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, मैं तेरे जीजा जी से तेरे पति के काम के लिए बात करूंगी। इतना कहकर लवली अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद पीलू चिड़िया के पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब पीलू को कोई भी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से उन्हें एक शानदार घर भी मिलता है और एक हवाई मोटर भी मिलती है। पीलू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लवली का पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला, हवाई मोटर, एसी सब जब्त हो जाते हैं। इस बात का पता जब पीलू को चलता है तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। अपनी बहन से मिलकर पीलू कहती है, दीदी जीजा जी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी भी गलत काम करने से मना नहीं किया, तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। लवली कहती है, पीलू मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। दीदी आप चिंता मत करो, मैं अपने पति से जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। लवली कहती है, पीलू मजाक छोड़ो, अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया के पति की मदद से लवली चिड़िया का पति जेल से रिहा हो जाता है। अब वे दोनों ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगते हैं। एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर लाकर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई, बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ भूख लगी है माँ। अरे बच्चों, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची।
पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खा के बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान पत्ती में डालकर भी माँ अपने बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया। एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर लाकर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई। बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ भूख लगी है माँ। अरे बच्चों, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ न कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खा के बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान पत्ती में डालकर भी माँ अपने बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया। चंपक वन में बबलू अपने बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू की फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू,
अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर 2 ही रंग बना पाते हो, कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है 2 रंग। अरे पीलू, दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे। हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू की फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है? राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ, रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है। वो लोग तो समझते ही नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूँ, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है? देखो, मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई जमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो, तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है, पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम हैं, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम, वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से?
देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं। आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो। कालू की बात सही थी। सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे। अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है। रामपुर में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके 2 बेटे थे। एक दिन कालू कौआ बीमार पड़ जाता है और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तुम डॉक्टर को दिखा लो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? कालू कहता है, अरे पीलू, घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है। मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना और हाँ, 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ। जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी। उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू, तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी? मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ। तू कम से कम अपने काम पर जा। तेरे काम से जाने पर हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी। कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू, तू इतने दिन नहीं है तो मुझे किसी और को रखना पड़ा। ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू, तू इतनी जल्दी घर आ गई? पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है। अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए, मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ, तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियां बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी जी, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था। वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी, क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने। मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा। हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू
अपने पैसों से मंगलसूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियां बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।